नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार आर्कटिक महासागर में पहला बर्फ रहित दिन वर्ष 2030 में देखने को मिल सकता है। बर्फ रहित दिन उस स्थिति को अभिव्यक्त करता है जिसमें आर्कटिक महासागर के अंतर्गत बर्फ की मात्रा 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर के दायरे से कम रह जाए। ये स्थिति क्यों हो सकती है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि मानवीय गतिविधियों के कारण लगातार वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस की सांद्रता बढ़ती जा रही है, जिससे वैश्विक तापन का प्रभाव समुद्री बर्फ पर देखने को मिल रहा है। क्या है ये रिपोर्ट और किस तरह की बात करती है? आज इन फोकस में इस रिपोर्ट पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानेंगे, इसके बाद देखेंगे कि जो नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, और अगर इस प्रकार की स्थिति आती है यानी आर्कटिक महासागर में बर्फ रहित स्थिति आती है तो उसके किस प्रकार के परिणाम हो सकते हैं, इन परिणामों को भी देखेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से आप इसे जोड़ सकते हैं। उसके पर्यावरण संबंधी खंडों से ये संबंधित हो जाएगा। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब नोएडा में हो रही हैं और नोएडा में हमारे दो महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ हुए हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। दोनों ही बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी माध्यम के बैच में आप त्वरित गति से एडमिशन लीजिए, उसका बैच प्रारंभ हो चुका है, उसमें अभी भी एडमिशन आप ले सकते हैं। साथ ही इंग्लिश माध्यम का बैच 12 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। नोएडा में जिस स्थान पर ये बैच प्रारंभ हुए हैं उसका पता है C171/2 ब्लॉक ई सेक्टर 15 नोएडा, और ये स्थान नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। आप एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9311406440। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण बैच प्रयागराज और लखनऊ में भी प्रारंभ हो रहे हैं जो कि यूपीएससी के ही हिंदी माध्यम के आईएसजीएस फाउंडेशन बैच है। जैसे प्रयागराज में ये बैच 2 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा शाम को 6 बजे, और लखनऊ में ये बैच 23 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं, इन बैचेस के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोग्राम संभव 2024 की सफलता को ध्यान में रखते हुए दृष्टि संस्थान आपके लिए लेकर आया है संभव 2025, जिसमें आपको मिलेगा 10 दैनिक प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न विगत वर्ष के प्रश्नों के गहन विश्लेषण पर आधारित, 2 दैनिक मेंस अभ्यास प्रश्न विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग, सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज। सभी उम्मीदवारों के लिए इसका ओपन एक्सेस रहेगा। इस प्रोग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं और अपने आप को सफलता की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2030 तक आर्कटिक महासागर अपना पहला बर्फ रहित दिन देख सकता है। और बर्फ रहित दिन का सीधा सा मतलब है कि जो आर्कटिक महासागर के पानी में जो बर्फ है उसका जो विस्तार है, उसका जो एक्सटेंट है वो 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी कम रह जाए, समुद्री बर्फ आर्कटिक महासागर में। इस विश्लेषण में सीधे तौर पर कहा गया है हालांकि इस चीज की जो संभावना है बर्फ रहित दिन की वो बेहद कम है, लेकिन इसकी संभावना मानवीय गतिविधियों के कारण लगातार बढ़ती जा रही है। जिस स्तर पर मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है तो इस तरह की संभावनाएं भी बढ़ गई है कि आर्कटिक महासागर में हमें बर्फ रहित देखने को मिला। जब हम देखने को मिले जब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की तो 4 महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन CH4 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर वायुमंडल में इनका कॉन्सेंट्रेशन इनके अनुपात से ज्यादा बढ़ जाए तो इनकी ताकत होती है हीट को ट्रैप करने की, और अगर ज्यादा से ज्यादा इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ये हीट को ट्रैप करके रखती है वायुमंडल में, जिससे वैश्विक तापन की घटना घटती है जो बड़े स्तर पर जलवायु परिवर्तन की घटना के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है।
और अगर मानवीय गतिविधियों के कारण लगातार जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जीवाश्म ईंधन के कारण बहुत बड़े स्तर पर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, जिससे वायुमंडल में उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, परिणामतः वैश्विक तापन और अंततः जलवायु परिवर्तन की घटना हमारे सामने आती है, जिसके कारण जो ध्रुवीय क्षेत्र है उनकी बर्फ पिघल रही है। उससे न केवल समुद्री जल स्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है, बल्कि तरह तरह की पारिस्थितिकी संकट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अध्ययन कहां पर प्रकाशित हुआ है? नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। और इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा गया है कि आर्कटिक सागर की जो बर्फ है वो दशकों से सिकुड़ रही है। और एमआईटी के जो एक पोर्टल के अनुसार, एमआईटी मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के क्लाइमेट पोर्टल की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 40 वर्षों में समुद्री बर्फ विस्तार यानी जो सी आइस एक्सटेंट है वो हर दशक 12.6% घट रहा है। और अगर हम 1981 से लेकर वर्ष 2010 के आंकड़े को ध्यान में रखें और आर्कटिक महासागर की समुद्री बर्फ के पिघलने की दर का अनुमान लगाएं तो वो प्रति दशक 12.2% सिकुड़ रहा है। और इसके सिकुड़ने की दर आप एक ग्राफ के माध्यम से यहां भी देख सकते हैं। इस रिपोर्ट पर विस्तार से प्रकाश डालें तो ये रिपोर्ट में जो शोध करता है उन्होंने वर्ष 2023 से लेकर के 2100 तक अलग अलग एक कंप्यूटर मॉडल खड़े किए हैं। और कितने कंप्यूटर मॉडल बनाए हैं इन्होंने? 11 कंप्यूटर मॉडल को निर्मित किया है। और इसमें 366 सिमुलेशन यानी अनुरूपण, अलग अलग अनुमानों के आधार पर, अलग अलग आंकड़ों के आधार पर 366 सिमुलेशन जो जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक समुद्री बर्फ सांद्रता को अभिव्यक्त करते हैं, ये सिमुलेशन तैयार किए हैं यानी अनुरूपण तैयार किए हैं, जिसके माध्यम से वर्ष 2023 से लेकर 2100 तक अलग अलग वर्षों में किस प्रकार की स्थिति रह सकती है, अलग अलग कंप्यूटर मॉडल्स के हिसाब से किस प्रकार की स्थिति रह सकती है, इसका एक अनुमान लगाया गया है। इसमें सीधे तौर पर बताया गया है कि जो अधिकांश कंप्यूटर मॉडल से संबंधित जो सिमुलेशन है वे भविष्यवाणी करते हैं कि आर्कटिक में पहला बर्फ मुक्त दिन 7 से 20 वर्षों के भीतर देखा जा सकता है, जिस प्रकार से मनुष्य ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहा है। और यह स्थिति तब भी देखने को मिल सकती है अगर हम बहुत बड़े स्तर पर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करने से रोक दें। 9 सिमुलेशन यानी 9 अनुरूपण ऐसे हैं जो 3 से 6 साल के भीतर बर्फ रहित दिन के आने का संकेत देते हैं। और वे किन स्थितियों में आएंगे? किन स्थितियों में ऐसा होगा कि 3 से 6 साल के भीतर आर्कटिक महासागर में बर्फ रहित दिन देखने को मिल सकता है? अगर असामान्य रूप से जो पतझड़ है, सर्दी है और वसंत है वो गर्म हो जाए, असामान्य रूप से, चाहे फॉल हो, चाहे विंटर हो, चाहे समर है, वो असामान्य रूप से गर्म हो जाए। या दूसरी स्थिति ऐसे हो सकती है कि तूफानी मौसम में तेजी से पिघलने का कारण बन सकता, तूफानी मौसम भी तेजी से पिघलने का कारण बन सकता है। यानी तूफानी मौसम की जो आवृत्ति है उसकी जो घटनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि वो समुद्री बर्फ को तोड़ देता है, जिससे पानी में तेजी से समुद्री बर्फ पिघलती है। अगर ये दोनों स्थितियां साथ साथ हो जाएं और लंबे समय तक रहे तो ऐसा हो सकता है कि पहला बर्फ रहित दिन हमें सितंबर 2027 में ही आर्कटिक महासागर में देखने को मिल जाए। ये सब बातें अध्ययन में कही गई हैं। इसके अलावा बर्फ रहित दिन को रोकने का जो एकमात्र तरीका है वो बताया गया है कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन में बहुत ही नाटकीय रूप से गिरावट होनी चाहिए, यानी बहुत तीव्र गति से गिरावट होनी चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में, जिससे उनका कॉन्सेंट्रेशन वायुमंडल में गिर जाए, यानी उसके कॉन्सेंट्रेशन को एक तरह से सीमित करने में हमें मदद मिले। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की जो वैश्विक औसत सतही सांद्रता है, जो कि वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, वो बहुत ही नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। और अगर हम जलवायु मॉडल की जो सिमुलेशंस है उनकी बात करें तो बर्फ रहित अवधि 11 से 53 दिनों तक रह सकती है। 11 से 53 दिनों तक रहने का सीधा सा मतलब है कि न केवल हमें आर्कटिक महासागर में पहला बर्फ रहित दिन देखने को मिल सकता है, बल्कि ऐसी भी संभावना है कि पहला बर्फ रहित महीना देखने को मिले, क्योंकि ये अवधि बहुत लंबी भी हो सकती है, 11 से 53 दिनों की अवधि हो सकती है। ये पूरा अध्ययन में बातें कही गई है। तो इसके परिणाम किस प्रकार के हो सकते हैं? परिणाम बहुत घातक इसके हो सकते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो घटना है उसका विस्तार हो सकता है, उसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ सकता है। और इसका प्रभाव बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि जो समुद्री बर्फ है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान को कम रखती है, क्योंकि जो इसकी चमकदार सफेद सतह है
वो तरल पानी की तुलना में अधिक सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। अगर इसकी चमकदार सफेद सतह बहुत तेजी से सूर्य की जो किरणें आती हैं उनको अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है, और अगर समुद्री सतही ये जो बर्फ है, जो सफेद चमकदार बर्फ है, ये हट जाती है, वो पानी में परिवर्तित हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि सतह पर जो समुद्री किरणें हैं उनका कंसंट्रेशन होगा, वो ट्रैप होगी, वो जो गर्मी है वो ट्रैप होगी उसकी, क्योंकि जो परावर्तन है किरणों का वो बहुत कम दर से होगा, उसकी दर कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि और ज्यादा समुद्री सतह पर हीट ट्रैप हो जाएगी, इसका ये मतलब हुआ। और वैज्ञानिकों के अनुसार ये भी बात कही गई है कि एक बार जब ये गायब हो जाएगी, ये बर्फ गायब हो जाएगी, तो आर्कटिक और भी गर्म हो जाएगा, जिससे मध्य अक्षांशों में और अधिक चरम संबंध एक्सट्रीम मौसम संबंधी घटनाएं एक्सट्रीम लेवल पर देखने को मिल सकती है। वैज्ञानिकों का इस तरह का अनुमान है। एक और नतीजा यह हो सकता है कि समुद्री जल स्तर में बहुत तेजी से वृद्धि हो सकती है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर अगर समुद्री बर्फ पिघल ही जाएगी पूरी, तो समुद्री जल स्तर में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी। पिछले 10 वर्षों में वैश्विक समुद्र का जो स्तर है, वैश्विक समुद्री जल स्तर जो है वो 1990 के दशक की तुलना में 1.5 गुना तेजी से बढ़ रहा है, और वर्तमान में औसत समुद्र का जो जल स्तर है वो सालाना 3.6 मिलीमीटर की दर से बढ़ रहा है। तो ये अपने आप में और पहले से ही एक भयावह स्थिति को प्रकट करता है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर अगर पूरी तरह से पिघल जाती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े स्तर पर गंभीर समस्या पैदा कर सकती है, क्योंकि इससे वैश्विक समुद्री जल स्तर में 6 मीटर की बढ़ोतरी हो सकती है, जो अपने आप में एक भयावह स्थिति को प्रकट करता है, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के लिए। तो इस तरह के इसके परिणाम हो सकते हैं। वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर बर्फ कम होती है, या जो परमाफ्रोस्ट है, परमाफ्रोस्ट किस स्थिति को प्रकट करता है, एक ऐसा क्षेत्र या एक ऐसी जमीन जो लगातार 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक बर्फीली स्थिति में, जमी हुई स्थिति में रहे। तो ऐसी जमीन क्या कहलाती है? परमाफ्रोस्ट। तो बर्फ कम होती है और परमाफ्रोस्ट जैसी स्थितियां कम होती हैं, तो उससे आर्कटिक क्षेत्र में रहने वाली जो वन्य जीव प्रजातियां हैं उन पर नकारात्मक असर पड़ेगा, चाहे वो ध्रुवीय भालू हो, चाहे ध्रुवीय उल्लू हो, बारहसिंगा हो, या आर्कटिक लोमड़ियां हो, या वोलरस हो, इस तरह की प्रजातियों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इसका एक प्रभाव ये भी हो सकता है कि समुद्री बर्फ पिघलने के कारण कई प्रजातियों को शिकार के लिए जमीन पर जाने पड़े, और कई इस तरह की समुद्री प्रजातियां हो सकती हैं जो ठंडे पानी की तलाश में और ज्यादा उत्तर की ओर बढ़े। साथ ही इस तरह के स्थितियों से पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, और इस तरह की स्थितियां भी आ सकती हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो कि खाद्य जाल के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, और इसके पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभावित होने से, नकारात्मक रूप से प्रभावित होने से जो पूरा खाद्य जाल है वो प्रभावित हो, जैव विविधता प्रभावित हो, और इस जैव विविधता पर निर्भर लोगों की आजीविका जो चलती है, तो लोगों की आजीविका भी इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। तो इसका एक वाइडर इम्पैक्ट पड़ने की संभावना रहेगी अगर आर्कटिक महासागर में समुद्री बर्फ बहुत बड़े स्तर पर पिघलती। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? आर्कटिक महासागर में बर्फ रहित दिन किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन क्या है? जमीन पर बर्फ का ना होना, समुद्री बर्फ 10 लाख वर्ग किलोमीटर से कम हो जाना, ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर का पूरी तरह पिघलना, या बर्फ का आवरण 50% तक कम हो जाना। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।